हेलो डियर स्टूडेंट्स। मैं साहब सिंह सर आपका सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। वेलकम टू दिस चैनल। आज का अपना ये जो लेसन है रीच फॉर द टॉप, आप सब जानते हैं कि इस लेसन में दो पार्ट हैं। पार्ट नंबर 1 जिसमें संतोष यादव के बारे में है और पार्ट नंबर 2 मारिया शारापोवा के बारे में। दोनों ही लेडीज ग्रेट लेडीज हैं ऑफ द वर्ल्ड और काफ़ी मोटिवेटिंग स्टोरी है। स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए ये स्टोरीज आपके सिलेबस में डाली गई हैं एंड यू विल नो आफ्टर इस कंप्लीशन ऑफ दिस लेसन कि हम जब कभी भी अपने किसी भी रेस्पेक्टिव फील्ड में टॉप पर पहुंचना चाहते हैं, प्रोग्रेस करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू रीच ऑन द टॉप ऑफ आवर रेस्पेक्टिव फील्ड, तो कितनी डेडिकेशन चाहिए, कितना हार्ड वर्क चाहिए, कितना डिवोशन चाहिए एंड समटाइम्स वी हैव टू सैक्रिफाइस ए लॉट। तो ये सारी चीजें अपन को जानने को मिलेंगी। तो बहुत अच्छा लेसन है ये स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 1 संतोष यादव के बारे में। First of all, Santosh Yadav was the only woman in the world to have climbed Mount Everest twice. My dear friends, students, संतोष यादव, जिस वक्त ये आर्टिकल लिखा गया था, ये लेसन आपके सिलेबस में लिखा गया था, संतोष यादव was the only woman in the world to have climbed Mount Everest twice. संतोष यादव ही ऐसी विमेन थी जो माउंट एवरेस्ट को जिन्होंने लगातार 2 बार क्लाइंब किया था। सी वॉज बोर्न इन सच ए सोसाइटी दैट वॉज वाइज टूवर्ड्स हैविंग ए मेल चाइल्ड ओवर ए फीमेल चाइल्ड। संतोष यादव ऐसे समाज, उस टाइम पे ऐसी सोसाइटी, ऐसे समाज में पैदा हुई थी जहां पर मेल चाइल्ड और फीमेल चाइल्ड के बीच में काफी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। सभी लोग अपने घरों में बॉय चाइल्ड चाहते थे कि हमारे यहाँ पे लड़का पैदा हो, और लड़का पैदा होने पर काफ़ी सेलिब्रेशन की जाती थी। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि लड़की होने पर वो अपने आप को शाप समझते थे, कर्स समझ, नो, नॉट एट ऑल। लेकिन यस, जो सेलिब्रेशन, जो खुशी मनाई जाती थी वो बॉय चाइल्ड के बॉर्न होने पर ही होती थी। Although they did not consider the birth of a girl child to be unfortunate, but it was not celebrated either. Second topic जो इस लेसन का है वो है द सेंट वाज अमेज्ड। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो लेसन है, इस लेसन की जो मैं एक्सप्लेनेशन आपको बता रहा हूँ, आई विल कवर ईच एंड एवरीथिंग ऑफ दिस लेसन। हर टॉपिक इसमें आपके मैं कवर करूंगा। उस जो किसी टॉपिक से, किसी पैराग्राफ से अगर कोई क्वेश्चन बन रहा है तो मैं आपको साथ के साथ बताता रहूंगा कि यहाँ पे किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। तो सारा जितने भी टॉपिक्स हैं हाईलाइटेड मैंने किए हुए हैं मेरे नोट्स में, आप देख सकते हैं। तो सेकंड जो है सेंट के ऊपर है, जो महात्मा एक संत के बारे में है। वेल संतोष वाज टू बी बॉर्न, जब संतोष यादव पैदा होने वाली ही थी, ए सेंट अज्यूमिंग दैट संतोष मदर वांटेड ए सन ब्लेस्ड हर दैट शी वुड beget ए सन। तो जो संत थे, एक महात्मा थे जो उस टाइम पर उस गांव से निकल रहे थे जिस गांव में संतोष यादव पैदा हुई थी। संतोष यादव के गांव का नाम है जोनियावास। वो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा के रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट का एक गांव है जोनियावास, वहां पैदा हुई थी। तो अभी वो पैदा नहीं हुई थी, अपने माँ के पेट में ही थी। उस वक्त वहां एक सन्यासी, एक महात्मा उस गांव में आए थे। तो उस वक्त ये संतोष यादव के घर भी आए थे, ये सोच करके कि शायद संतोष की जो मदर हैं वो चाहेंगी कि उनको एक बेटा होने का आशीर्वाद दिया जाए। As she already had 5 sons, Santosh's grandmother said to the saint that they did not want a son. जब महात्मा जी ने, संत ने उनको आशीर्वाद दिया बेटा होने का कि आपको बेटा होगा, मैं आशीर्वाद देता हूं कि आपको बेटा होगा, तो संतोष यादव की जो ग्रैंड मदर थी वो वहीं पे खड़ी हुई थी। उन्होंने महात्मा जी को बोला कि महात्मा जी, आप
हमें बेटा होने का आशीर्वाद ना दें, बल्कि हमें बेटी होने का आशीर्वाद दें, क्योंकि उनके 5 सन्स ऑलरेडी ही थे, 5 बेटे पहले से ही हो चुके थे, तो उनको बेटी की जरूरत थी। The saint was amazed to hear this and blessed her alternatively. संत जो थे ये बात सुन करके काफी सरप्राइज हो गए, अमेज थे कि ऐसा पहला परिवार मैं देख रहा हूं जहां पर बेटी होने का आशीर्वाद मांगा जा रहा है। जनरली सभी बेटा होने का आशीर्वाद मांगते हैं, लेकिन यहां पहली बार बेटी होने का आशीर्वाद मांगा जा रहा है, तो वो काफी सरप्राइज हुए। ये क्वेश्चन भी बनता है स्टूडेंट्स यहाँ से कि जो संत थे, वाई सेंट वाज अमेज्ड एंड सरप्राइज्ड व्हेन ही रीच्ड एंड विजिटेड संतोष यादव्स हाउस। तो आपको पता है कि उसका आंसर क्या होगा। संतोष जो संत थे वो अमेज्ड इसलिए थे क्योंकि उनकी जो ग्रैंड मदर थी उन्होंने बेटा होने की बजाय बेटी होने का आशीर्वाद मांगा था। द ब्लेसिंग टर्न इन टू रियलिटी एज संतोष वाज बोर्न। हालांकि जो संत थे उन्होंने चाहा था कि बेटी होने का आशीर्वाद दो, तो उन्होंने बेटी होने का ही आशीर्वाद दे दिया, और ये जो आशीर्वाद था वो भी वास्तव में सच्चाई में बदल गया। तब उनके यहाँ पे संतोष यादव पैदा हुई। She was the youngest child, a sister to 5 brothers. संतोष यादव 6th नंबर की चाइल्ड थी। उनके पहले 5 उनके ब्रदर पहले ही पैदा हो चुके थे, यानी 6ठे नंबर की थी, सबसे यंगेस्ट चाइल्ड थी वो। संतोष was born in a village named जोनियावास, as I already told you. तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है संतोष सेंट क्यों अमेज्ड थे, ये आपको पता चल गया कि संत जो थे उनके घर जाके क्यों सरप्राइज हुए। नेक्स्ट जो हाईलाइटेड टॉपिक है वो है संतोष यादव प्रेफर्ड वियरिंग शॉर्ट्स। संतोष यादव जो थी वो छोटे कपड़े शॉर्ट्स पहनना पसंद करती थी। ऑल्दो संतोष नेम मीन्स कंटेंटमेंट। आपको पता है कि संतोष जो शब्द है, संतोष जो वर्ड है, वो उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करें तो कंटेंटमेंट, और हिंदी का हिंदी में अगर आपको एक्सप्लेन करूं तो संतोष का मतलब सेटिस्फैक्शन, संतुष्ट होना, संतोष का मतलब। लेकिन वास्तविकता में संतोष का नाम संतोष तो माँ बाप ने, उनके पेरेंट्स ने रख दिया था माय डियर स्टूडेंट्स, लेकिन संतोष यादव जो उस वक्त सोसाइटी में, समाज में, गांव में जो ट्रेडिशंस थी, जो सामाजिक बंधन थे, जो रीति रिवाज थी, उन रीति रिवाजों के बंधनों में वो बंध के रहना नहीं चाहती थी। तो वो संतुष्ट नहीं थी, वो संतोष यादव संतोष नहीं थी, उनको संतोष नहीं था किसी बात का कि ये इस तरह के बंधनों में क्यों बच्चे को बांधा जाता है कि ये खाओ, ये पहनो, यहाँ मत जाओ, यहाँ जाओ। तो इस तरह के जो बंधन थे ना, वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं थे। From a young age, she started living life on her own terms. बचपन से ही वो अपना जो जीवन था वो अपनी शर्तों के हिसाब से, अपनी कंडीशंस के हिसाब से ही वो जीना पसंद करती थी और जीती थी। While other girls wore traditional Indian dresses like सलवार कमीज, she preferred wearing shorts. जो बाकी की जो लड़कियां थीं उनके उम्र की, उस वक्त उनके गांव में, वो सभी ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनती थी जैसे कि सलवार कमीज। लेकिन संतोष यादव थी कि जो शॉर्ट्स पहनना पसंद करती थी और वो शॉर्ट्स ही पहनती थी। संतोष रिकलेक्ट्स that from childhood she was determined to live life according to what she felt was right for her. संतोष यादव आज जब उनसे बोला जाता है तो उनको याद आता है, वो कहती हैं, बताती हैं अपने बचपन के बारे में कि वो शुरू से, बचपन से ही ऐसी थी कि वो डिटरमिन्ड थी। वो हमेशा ये सोच के चलती थी कि वो जो उनको लगेगा लाइफ में कि ये सही है, मुझे ऐसा करना चाहिए, तो वो वही करेंगी। इफ शी वॉज राइट इन हर वे, वो कहती थी कि अगर मैं अपने रास्ते में सही हूं, मैंने सही रास्ता चुना है, then others would have to change their way, not her. तो जो दूसरे लोग जो मुझे गलत समझते हैं
वो अपनी ओपिनियंस खुद उनको बदलना पड़ेगा मेरे बारे में। मैं उनके अकॉर्डिंगली अपने आप को नहीं बदलूंगी, बल्कि उनको मेरे बारे में उनकी ओपिनियंस बदलनी पड़ेगी, क्योंकि मैं अपने रास्ते पर सही हूं, मैं गलत काम नहीं कर रही। तो ये यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है माय डियर स्टूडेंट्स, कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा था कि अगर मैं सही हूं, इफ आई एम राइट ऑन माय वे, देन आई विल नॉट चेंज द वे, अदर्स वुड हैव टू चेंज देयर ओपिनियन एंड देयर वे। तो इसका आंसर यही है। वो शुरू से वो कहती है कि मैं बचपन से ही डिटरमिन्ड थी, और मैं अपना जो रास्ता था, अपनी जो भी मुझे आगे अपने कैरियर में फ्यूचर में करना था, अपनी चॉइसेस, अपने लिविंग स्टाइल, लाइफ स्टाइल, वो मैं बहुत सोच समझ के चूज करती थी, और जो मैं चूज करती थी तो मेरे हिसाब से वो सही होता था। और सही अगर होता था तो मेरी ओपिनियन ये थी कि लोगों को अगर गलत लग रहा है तो लोगों को आगे जा करके उनको अपनी ओपिनियन बदलनी पड़ेगी मेरे बारे में, मैं अपना रास्ता नहीं बदलूंगी। ये संतोष यादव की शुरू से एक सोच थी। प्रिवेलिंग कस्टम्स। संतोष पेरेंट्स ओन्ड लैंड एंड वर वेल्दी। माय डियर फ्रेंड्स, संतोष के जो पेरेंट्स थे वो उनके पास काफी जमीन जायदाद थी, काफी पैसे वाले थे वो। दे कुड इवन अफोर्ड द मनी टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्टडी इन स्कूल्स इन दिल्ली विच वाज नियर देयर विलेज। वो काफी पैसे वाले थे, और अगर वो चाहते तो संतोष यादव को किसी भी बड़े स्कूल में पढ़ा सकते थे। इवन जो दिल्ली शहर जो है उनके स्टेट हरियाणा से बिल्कुल जुड़ा हुआ है, उनके गांव से के पास में है, तो वो अगर उनके पेरेंट्स चाहते हैं तो दिल्ली के बड़े स्कूल में भी संतोष यादव को पढ़ा सकते थे। बट due to prevailing customs, they decided to send Santosh to a school in the village. लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, उन्होंने संतोष यादव को भी बाकी जो बच्चियों की तरह गांव के ही स्कूल में भेजा पढ़ने के लिए, क्योंकि वहां रिवाज माय डियर जो कस्टम्स, जैसे मैंने हेडिंग डाला प्रिवेलिंग कस्टम्स, उस वक्त ऐसे रीति रिवाज थे, ऐसी ट्रेडिशन थी कि जो गर्ल चाइल्ड हैं, बच्चियां जो हैं, लड़कियां हैं, उन लड़कियों को गांव में जो स्कूल में जितनी क्लास तक स्कूल अवेलेबल है उतनी क्लास तक उनको एजुकेशन दी जाए। उनको किसी भी हायर एजुकेशन के लिए किसी भी हालत में उनको गांव से बाहर नहीं भेजा जाएगा, दूर उनको पढ़ने के लिए नहीं भेजा जाएगा। हायर एजुकेशन भी उनको नहीं दी जाएगी, जितनी एजुकेशन मिनिमम एजुकेशन विलेज में अवेलेबल है बस वही उनको दी जाएगी। ये उस वक्त की कस्टम थी। तो इसीलिए संतोष यादव को भी गांव के स्कूल में ही एडमिशन करवाया गया। संतोष डिसाइडेड दैट शी हैड टू टेक हर ओन पाथ व्हेन द राइट टाइम केम। हालांकि संतोष यादव किसी बड़े स्कूल में पढ़ना चाहती थी, लेकिन उस वक्त तो वो छोटी थी, इसलिए उन्होंने अपने परिवार, अपने घर वालों की, पेरेंट्स की बात मान ली और वो गांव के स्कूल में ही पढ़ी। लेकिन उनको मन में ये था कि जब सही समय आएगा, राइट टाइम आएगा, तब मैं अब अपनी चॉइस रखूंगी और अपना रास्ता खुद चुनूंगी। At the age of 16, as most of the girls in her village were married off, she was also pressurized by her parents. My dear friends, जब इस गांव में जो जितनी क्लास तक स्कूल अवेलेबल था, वो एजुकेशन जब संतोष यादव की पूरी हो गई, तो जैसा कि ट्रेडिशन था, रीति रिवाज थे उस टाइम पे, कि उस एज पर 16-17 की एज पर अगर कोई लड़की पहुंचती है तो वहां पे उस टाइम पे शादी कर देते थे। तो अब संतोष यादव की भी एजुकेशन गांव के हिसाब से तो हो ही गई थी, वो भी 16 ईयर की हो ही गई थी। तो घर वालों ने प्रेशराइज किया कि इसकी भी शादी कर देते हैं। लेकिन अब आगे क्या होता है देखिए, शी रिफ्यूज टू गेट मैरिड एंड गॉट एडमिशन इन दिल्ली। संतोष यादव ने बिल्कुल मना कर दिया कि मैं किसी भी हालत में शादी नहीं करूंगी, बिकॉज फॉर हर गेटिंग मैरिड वाज नोवेयर इन द लिस्ट। क्योंकि शादी तो उसने अपने आगे अब कैरियर में क्या करना है क्या नहीं करना है, तो
तो जो उसने पहले से सोच रखा था उसमें शादी का तो अभी तक उसने सोचा ही नहीं है। She wanted to get proper education before getting married, क्योंकि उन्होंने ये सोच रखा है कि शादी से पहले मुझे अपनी प्रॉपर एजुकेशन पूरी करनी है। संतोष यादव ने ये डिटरमिन कर रखा था कि मुझे तो प्रॉपर एजुकेशन लेनी ही लेनी है। माय डियर फ्रेंड्स, संतोष यादव जिनके बारे में हम ये पढ़ रहे हैं, आपको ये लगातार ये जानना है उनके बारे में कि देखिए बचपन से ही किस तरह से वो अपने कैरियर के लिए कितनी अलर्ट थी, कितनी कंसर्न थी और कितना उन्होंने स्ट्रगल किया था अपने आप को एजुकेट करने में, अपने आप को बड़ा बनाने में। कितनी स्टार्टिंग से उनको स्ट्रगल करनी पड़ी थी। देखेंगे आप कस्टम जो उस वक्त गांव में जो रीति रिवाज थे, उन रीति रिवाजों के खिलाफ उनको स्ट्रगल करना पड़ा। अब यहां पर एजुकेशन की बात आई, उनको हायर एजुकेशन लेनी है, घर वाले एजुकेशन देने को तैयार नहीं है। संतोष लेफ्ट होम एंड गॉट एडमिशन इन स्कूल इन दिल्ली। संतोष यादव को स्ट्रगल करना पड़ा, घर वाले मना कर गए कि नहीं, आगे पढ़ाने के लिए हम आपको कहीं नहीं भेज सकते। तो संतोष यादव को मजबूर होकर के उनको घर छोड़ना पड़ा। सी लेफ्ट होम एंड गॉट एडमिशन इन स्कूल इन दिल्ली, और उन्होंने स्कूल दिल्ली का एक स्कूल में एडमिशन ले लिया। हर पेरेंट्स रिफ्यूज टू फंड हर स्टडीज एंड सी जेंटली रिप्लाइड सी वुड हरसेल्फ फंड हर स्टडीज बाय वर्किंग पार्ट टाइम। जब उनके पेरेंट्स के पास में और कोई ऑप्शन नहीं बचा था तो उन्होंने संतोष यादव से बोला था कि आप अपनी मर्जी से वहां पर एडमिशन लिया है स्कूल में, हम आपके स्कूल की फीस, आपका खर्चा पे नहीं करेंगे। जो भी पेमेंट होगी, चाहे वो स्कूल की हो या आपका रहने का हो, वी विल नॉट पे। तो संतोष यादव, आप देखिए यहां पर भी संतोष यादव ने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि उन्होंने सोच रखा था कि मुझे तो एजुकेशन लेनी ही लेनी है। अब देख लिए उनका स्ट्रगल, देखो आप उनका संघर्ष देखो कि उनको घर छोड़ना पड़ा और अब घर वाले जो पेरेंट्स हैं वो उनको पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने मना कर दिया, लेकिन संतोष यादव ने हिम्मत नहीं हारी। संतोष यादव कहने लगी कि आप अगर मेरा एक्सपेंडिचर नहीं देते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, आप मत दीजिए, मैं अपनी एजुकेशन को पूरी करके रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे दिल्ली में पार्ट टाइम जॉब ही करना क्यों ना पड़े। मैं पार्ट टाइम जॉब करूंगी, स्कूल के साथ में मैं जॉब भी करूंगी और अपना खर्चा खुद अर्न करूंगी, लेकिन मैं पढ़ाई नहीं बंद करूंगी। Upon seeing her determination, the parents softened their stand and agreed to pay for her education. My dear students, आप जानते हैं कि माँ बाप जो होते हैं, पेरेंट्स जो होते हैं, उनके दिल में बच्चे के लिए कितनी जगह होती है। वो नारियल की तरह होते हैं, बाहर से वो थोड़े से कठोर जरूर नजर आते हैं, लेकिन अंदर में तो वो अपने बच्चे के बेटरमेंट के लिए ही तो चाहते हैं। उन्होंने जब देखा संतोष यादव का जो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन था अपनी पढ़ाई करने के लिए, पेरेंट्स को झुकना पड़ा। पेरेंट्स ने फिर बोला कि ठीक है, हम आपकी एजुकेशन की फीस जो होगी, पढ़ाई का जो खर्चा आएगा, आपका रहने का खर्चा जो आएगा, वो पे कर देंगे। लास्ट में वो एग्री उनको होना ही पड़ा। संतोष यादव ने इस तरह से दिल्ली में अपनी एजुकेशन पूरी की। वहां पर पढ़ते हुए अब उनको पता था कि ठीक है, मैंने यहाँ एजुकेशन तो पूरी कर ली, लेकिन आगे मुझे कॉलेज एजुकेशन भी तो पूरी करनी है, आगे भी तो मुझे पढ़ना है, क्योंकि यही उनका एंड नहीं था। तो उन्होंने दिल्ली में रहते हुए ही ये पता लगा लिया, रिसर्च किया कि मुझे आगे कॉलेज एजुकेशन कहाँ से लेनी है, कहाँ मुझे पढ़ना है। तो उन्होंने पता लगाया कि जयपुर के अंदर महारानी कॉलेज है, वो गर्ल्स के लिए बहुत अच्छी कॉलेज है, वहां पे बहुत अच्छी एजुकेशन दी जाती है। तो वो हमेशा बड़ा सोचती थी, बड़ा करने का सोचती थी। तो उन्होंने बोला कि मुझे ऐसे ही बड़े कॉलेज से बढ़िया एजुकेशन, हायर एजुकेशन मुझे लेनी है, और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मुझे तो वहां से ही एजुकेशन लेनी है। तो जब उन्होंने अपना ये ऑफर रखा अपने फादर के सामने कि मुझे महारानी कॉलेज जयपुर से पढ़ना है, तो
फादर ने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि पेरेंट्स जो होते हैं अपने बच्चों को अच्छी तरह से जानते हैं। उनको पता चल गया कि नाउ शी इज डिटरमिन्ड टू टेक हायर एजुकेशन। उन्होंने दिल्ली जब आ गई थी वो, है ना, तो अब फादर के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था एक्सेप्ट करने के अलावा, तो उन्होंने अभी उसके अगेंस्ट नहीं गए और उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर आप महारानी कॉलेज से एजुकेशन लेना चाहती हैं जयपुर के, तो आप वहां से लीजिए। In this way, after passing high school, she joined to Maharani College at Jaipur and stayed at Kasturba Hostel. My dear friends, जयपुर में जो कस्तूरबा हॉस्टल है महारानी कॉलेज के पास में, उनको वहाँ रहना पड़ा हॉस्टल में, क्योंकि वहाँ अब आपको पता है कि जयपुर राजस्थान में है, वो हरियाणा की रहने वाली थी, तो वहाँ उनका कोई था ही नहीं, तो उनको हॉस्टल में रहना पड़ा, तो वो कस्तूरबा हॉस्टल में वो रहने लगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है संतोष सॉ सम विलेजर्स क्लेमिंग ऑन अरावली हिल्स। माय डियर फ्रेंड्स, अरावली हिल्स वर नियर द हॉस्टल। जो संतोष यादव जिस हॉस्टल में रहती थी, उस हॉस्टल में, कस्तूरबा हॉस्टल के सामने ही अरावली हिल्स पहाड़ियां थी। तो जब वो अपने हॉस्टल में, अपने कमरे में जब वो रहती थी, अपने विंडो के पास बैठती थी, तो अपने विंडो के सामने से उनको अरावली हिल्स का बहुत ब्यूटीफुल सीन नजर आता था। ऑफन शी सॉ विलेजर्स क्लाइंबिंग द हिल्स एंड डिसअपीयरिंग बिहाइंड इट। वो अपने विंडो से मैं जब कभी भी बैठती थी, सामने देखती थी, तो उनको जो अरावली हिल्स में कुछ विलेजर्स उनको चढ़ते हुए हमेशा नजर आते थे, जाते हुए नजर आते थे, और कुछ दूरी तक वो दिखाई देते थे, उसके बाद डिसअपीयर हो जाते थे। कई बार उन्होंने देखा कि मैं जब कभी भी देखती हूँ, वेन एवर आई सी, ऑलवेज द विलेजर्स आर सीन क्लाइंबिंग द हिल्स नॉट कमिंग डाउन। वो वापस आते हुए, नीचे आते हुए तो मेरे को कभी दिखाई नहीं देते, सिर्फ जाते हुए ही दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों भाई? जाने वाला आता भी तो होगा। तो मैंने इतने दिनों से जब कभी भी देखा है, हमेशा वो जाते हुए ही नजर आते हैं। तो उनके मन में एक क्वेश्चन, एक क्यूरियस पैदा हुई कि भाई मेरे को पता तो लगाना चाहिए। और संतोष यादव, आपको पता है कि वो तो जब ठान लेती हैं किसी के बारे में तो करके रहती हैं। तो उन्होंने सोचा कि मुझे तो जरूर पता लगाना है कि हो क्या रहा है ये। हमेशा मैं लोगों को जाते हुए क्यों देखती हूँ, सिर्फ आते हुए क्यों नहीं दिखाई देते। इसीलिए उन्होंने शी डिसाइडेड टू फाइंड आउट। संतोष फाउंड ए few mountaineers who allowed her to join them in their mountaineering expedition. Since then, Santosh progressed gradually to become an accomplished mountaineer. जब वो वहां पता लगाने के लिए गई, तो उनको पता चला कि वो जो विलेजर्स उनको जाते हुए नजर आते हैं, वो कोई नॉर्मल विलेजर्स नहीं, बल्कि वो माउंटेनियरिंग की ट्रेनिंग लेने वाले लोग हैं, जो वहां पर नीचे उनका ऑफिस था, और वो माउंटेनियर की ट्रेनिंग लेने वाले लोग उस पर जाते हैं, चढ़ते हैं, और उनका आने का रास्ता दूसरी हिल के दूसरी साइड से है, वहां से वो उतर के आते हैं। तो जहां वो जो उनको दिखाई देते थे, वो जो जाने का रास्ता था, आने का दूसरी साइड से। अब वो ऑफिस तो पहुंच ही गई थी, वहां पर उन्होंने पता लगाया कि भाई ये है। तो अब उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि क्या मैं भी माउंटेनियर बन सकती हूं? तो उन्होंने इनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे, इनके बारे में कुछ जानने की कोशिश करी। तो इन्होंने अपने बारे में बताया। इन्होंने इनका जो बोलने का तरीका था, सारी बातें इन्होंने बताई कि किस तरह से वो हरियाणा से बिलोंग करती है, वहाँ प्राइमरी एजुकेशन ली, फिर उन्होंने दिल्ली आई, दिल्ली आने में उनको क्या स्ट्रगल करना पड़ा, दिल्ली से वो यहाँ आई। तो उन्होंने जब ये सारी बातें उनको बताई, तो वो भी काफी इंप्रेस हुए, और उनको पता चला कि एक माउंटेनियर बनने के लिए, एक सक्सेसफुल माउंटेनियर बनने के लिए जिन स्किल्स और जो क्वालिटीज की एक पर्सन को जरूरत होती है, जो क्वालिटी होनी चाहिए, वो सब संतोष यादव में है। फिजिकल जो स्ट्रांगनेस होनी चाहिए वो तो सब जानते हैं, लेकिन देखिए मेंटल टफनेस जरूरी है, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन इंसान के अंदर होनी चाहिए, और वो संतोष यादव के अंदर तो
कूट कूट के भरी थी, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन आयरन जैसी डिटर्मिनेशन संतोष यादव की होती है, क्योंकि उन्होंने जब सोच लिया कि मुझे हायर एजुकेशन लेनी है, तो आपको पता है कि किस तरह से उन्होंने स्ट्रगल करके हायर एजुकेशन ली। तो वो जो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन एक माउंटेनियर को चाहिए वो उनके अंदर थी। तो वहां जो ऑफिस स्टाफ थे उन्होंने बोला कि आपको जरूर कोशिश करनी चाहिए और आप माउंटेनियर, बहुत अच्छी माउंटेनियर बन सकती है। तो संतोष यादव ने उसी वक्त सोच लिया ना, शी डिटरमिन्ड कि अब तो मुझे माउंटेनियर ही बनना है, और उन्होंने वहां पर ज्वाइन किया। धीरे धीरे उन्होंने ट्रेनिंग लेना चालू किया वहां से। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, संतोष यादव आसानी से संतोष नहीं होती, वो सेटिस्फाई नहीं होती। उन्होंने जब सोचा कि मुझे माउंटेनियर बनना ही है, तो छोटा माउंटेनियर किस लिए, मुझे बड़ा माउंटेनियर बनना है। और बड़ा माउंटेनियर बनने का मतलब है माउंट एवरेस्ट को चढ़ना है। तो माउंट एवरेस्ट को चढ़ने के लिए ये छोटे मोटे कोचिंग सेंटर या ट्रेनिंग सेंटर से काम नहीं चलने वाला। इसलिए उन्होंने पता लगाया कि मुझे बड़ा कोचिंग सेंटर, बड़ा ट्रेनिंग सेंटर मेरे को पता लगाना है, जहां से मैं ट्रेनिंग ले सकूं और मैं माउंट एवरेस्ट को चढ़ने के लिए ट्रेनिंग ले सकूं। तो एक तो होता है माय डियर स्टूडेंट्स कि किसी काम को आप करो सिर्फ काम करने के लिए, एक होता है 100% सक्सेस पाने के लिए। तो वो जब सोचती थी ना, तो वो ये नहीं देखती थी कि क्या परेशानी आएंगी क्या नहीं आएंगी। वो तो ये कि जब मैंने सोच लिया तो बस वो करके ही रहना है। अब उन्होंने सोच लिया कि मुझे तो माउंट एवरेस्ट को चढ़ना है, तो चढ़ने के लिए मुझे बड़ी से बड़ी ट्रेनिंग लेनी पड़े, लूंगी मैं। अब माय डियर फ्रेंड्स, उन्होंने पता लगाना चालू किया कि कहां से मुझे ट्रेनिंग लेनी चाहिए। तो उस जमाने में जब संतोष यादव ट्रेनिंग लेना चाह रही थी, आपको पता है उस जमाने में ये आपके फोन्स और डिजिटल मीडिया इतना ज्यादा इफेक्टिव और अवेलेबल नहीं था। अब आज तो हमको कुछ भी पता करना है, हम गूगल पे फट से पता कर लेते हैं और पता चल जाता है। लेकिन उस टाइम पे ये छोटी सी इंफॉर्मेशन भी पता करना इतना आसान नहीं था। लेकिन संतोष यादव ने किस तरह से पता लगाया वो तो उन्हीं को पता। अब उन्होंने पता लगा के और ये इंफॉर्मेशन ली कि नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग जो उत्तरकाशी में है, वहां वो कोचिंग सेंटर, वो ट्रेनिंग सेंटर सबसे बेस्ट ट्रेनिंग सेंटर है और मुझे वहीं से ट्रेनिंग लेनी है। अब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माय एजुकेशन हियर, मेरी डिग्री कंप्लीट होने के बाद मैं नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियर जाऊंगी। जो उनका अपने डिग्री पूरी होने का जो टाइम था उसके बाद उनको जाना था, लेकिन किसी वजह से उनकी जो डिग्री का लास्ट टाइम जो था, एंड जो होना था, वो कुछ डिले हो गया कुछ महीने। और अब जो डिग्री पूरी होने का टाइम और नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी में एडमिशन लेने की लास्ट डेट दोनों क्रैश कर रही थी, बीच में कोई टाइम ही नहीं था। तो संतोष यादव, जिनको डिग्री पूरा करने के बाद में गांव जाना था, गांव वाले वेट कर रहे थे, पेरेंट्स उनका वेट कर रहे थे कि डिग्री पूरी करने के बाद वो घर आएगी, अब उनके पास में बीच में टाइम ही नहीं है। अब उनको तो सीधा यहां से पेपर देके इमीडिएटली उनको सीधा वहीं जाना है। अब उन्होंने सोच तो लिया था कि मुझे ये काम करना है, तो वो तो वहीं जाएंगी। लेकिन अब उन्होंने ये भी मन में अल्टरनेटिव देखिए, आप जो प्लानिंग कैसे होती है, उनको पता है कि मुझे करना है तो करना है, ट्रेनिंग लेनी है तो लेनी है। अब पेरेंट्स ने अभी तक तो हाँ कर लिया था, उसके उनके फादर ने यहाँ की एजुकेशन के लिए पता कर लिया, लेकिन उनको पता है कि अगर मैं नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग के बारे में बताऊंगी, पता नहीं पेरेंट्स एग्री करें नहीं करें। अगर उन्होंने एग्री नहीं किया तो क्या होगा, तो फीस तो मुझे देनी है, तो फिर पैसे कहां से आएंगे। तो अगर उन्होंने मना कर दिया तो फिर क्या मेरे पास में ऑप्शन रहेगा। तो उन्होंने अभी से पैसे बचाने चालू कर दिए थे कि अगर उन्होंने मना किया तो मैं उस कंडीशन में भी वहां की फीस पे करूंगी। सी सेव्ड मनी टू गेट एनरोल्ड इन माउंटेनियरिंग कोर्स एट द नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एट उत्तरकाशी। एज हर कॉलेज सेमेस्टर एंड गॉट डिलेड,
She did not have time to visit home before reporting the Nehru Institute and she went directly to institute. वो डायरेक्टली वहां चली गई और उन्होंने फिर सी रोट लेटर ऑफ अपोलॉजी टू हर फादर, उन्होंने अपने फादर को माफी मांगते हुए एक लेटर लिखा, बिकॉज शी हैड एनरोल्ड फॉर कोर्सेज विदाउट हिज परमिशन, क्योंकि उन्होंने माफी इसलिए मांगी क्योंकि उन्होंने इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के बारे में अपने फादर से परमिशन नहीं ली थी और उनके पास अब डिग्री पूरी होने के बाद गांव आने का टाइम नहीं था, सीधा उनको उत्तरकाशी जाना था, इसलिए उन्होंने अपने फादर को लेटर लिखा। संतोष वेंट ऑन एन एक्सपेडिशन एवरी ईयर एंड इम्प्रूव्ड हर स्किल्स ग्रेजुअली। अब उन्होंने एडमिशन लेने के बाद हर साल वो एक्सपेडिशन में शामिल होती जाती और अपनी स्किल्स, जो एक सक्सेसफुल माउंटेनियर को जो स्किल्स की जरूरत होती है वो अपनी स्किल्स को वो इम्प्रूव करती चली गई। शी डेवलप्ड इम्यूनिटी टू कोल्ड वेदर एंड हाइट्स। ऑब्वियसली जैसे हर माउंटेनियर को करना पड़ता है, इम्यूनिटी पावर उनको स्ट्रॉन्ग करनी पड़ती है क्योंकि वहां पे कोल्ड वेदर होता है, तो कोल्ड वेदर से फाइट करने के लिए अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना पड़ता है। हाइट, क्योंकि माउंट एवरेस्ट पे हाइट पे जाने के लिए भी एक स्पेशल इम्यूनिटी आपके पास में होनी चाहिए, वो भी हर किसी को अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ती है। ऑब्वियसली संतोष यादव को भी अपनी इम्यूनिटी डेवलप करना पड़ा। संतोष हैड द क्वालिटीज ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ एंड स्ट्रॉन्ग विल पावर। जैसा एक सक्सेसफुल माउंटेनियर के अंदर होनी चाहिए, ऑब्वियसली फिजिकल स्ट्रेंथ तो होनी ही चाहिए, लेकिन मेंटल स्ट्रेंथ एंड स्ट्रॉन्ग विल पावर जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है वो संतोष यादव के अंदर था, और संतोष यादव के अंदर तो ये बहुत ज्यादा था। मेंटल स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग विल पावर आयरन जैसी स्ट्रॉन्ग विल पावर थी उनकी, इतनी स्ट्रॉन्ग, और डिटर्मिनेशन, डिवोशन, हार्ड वर्क, ये उनके अंदर बहुत ये क्वालिटीज उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। इसीलिए इन सारी क्वालिटीज के होते हुए उन्होंने वहां ट्रेनिंग लेने के 4 साल के अंदर ही, 4 साल के जस्ट बाद में, एट द एज ऑफ 20, माय डियर फ्रेंड्स, सिर्फ 20 साल की उम्र में 1992 में संतोष यादव बिकेम द यंगेस्ट वीमेन इन द वर्ल्ड टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। सिर्फ 20 साल की उम्र में 1992 में संतोष यादव वर्ल्ड की पहली यंगेस्ट वीमेन बन गई, सबसे कम उम्र की महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड जिसके नाम हो वो उस वक्त तक संतोष यादव के नाम ही था। In 1992, 4 years after her first casual climb on the Aravalli Hills, she climbed Mount Everest. She was 20 years of age. सिर्फ 20 साल की थी। संतोष became the youngest woman in the world to climb peak. और संतोष यादव उस टाइम तक सबसे यंगेस्ट वीमेन थी जो माउंट एवरेस्ट को चढ़ी थी। Her seniors were impressed by her qualities of physical strength, mental strength and strong willpower. जो संतोष यादव के जो सीनियर्स थे, जो उनके साथी थे, संतोष यादव की जो मेंटल स्ट्रेंथ थी, उनकी जो विल पावर थी, उसको देख करके बहुत इंप्रेस होते थे। संतोष रिकलेक्ट्स हर फीलिंग्स व्हेन शी वाज लिटरली एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। संतोष यादव अब याद करती हैं, बताती हैं, वो अपनी फीलिंग्स के बारे में बताती हैं कि जब वो टॉप पर पहुंची, टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी माउंट एवरेस्ट के टॉप पर जब वो पहुंची थी तो उनको किस तरह की फीलिंग्स उनके मन में आई थी। शी टुक टाइम टू रियलाइज दैट शी हैड अचीव्ड समथिंग बिग। जब वो ऊपर चढ़ गई थी और टॉप ऑफ द वर्ल्ड थी, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गई थी, तो उनको यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने ऐसा कर दिखाया, और उन्होंने थोड़ा सा टाइम लिया अपने आप को यकीन दिलाने के लिए। माय डियर फ्रेंड्स, उनको यकीन नहीं हो रहा था कि मैं वास्तव में पूरे वर्ल्ड की छत पे बैठी हूँ, इस टाइम पे यहाँ खड़ी हुई हूँ। तो जब उनको थोड़ा सा उन्होंने टाइम लिया, अपने आप को यकीन दिलाया कि यस दिस इज ट्रूथ, कि यही सच है कि मैंने माउंट एवरेस्ट को चढ़ लिया है और मैं इस वक्त वर्ल्ड के टॉप पर हूँ। She hoisted the Indian flag atop Mount Everest.
उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर अपने देश का झंडा वहां पर लहराया। ऑन द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के सबसे ऊंची चोटी पर उन्होंने अपने देश का झंडा लहराया। सी कैन नॉट पुट ग्रेट फीलिंग्स इनटू वर्ड्स। वो कहती हैं कि जो प्राउड फील मुझे अपने इंडियन होने पर, भारतीय होने पर जो मुझे महसूस हो रहा था ना उस वक्त, वो फीलिंग्स मैं अपने शब्दों में नहीं कह सकती। माय डियर फ्रेंड, देखिए ग्रेटनेस, देखिए संतोष यादव की महानता को तो आप देखिए। उस वक्त उन्होंने एक महान भारतीय होने का गर्व महसूस किया कि मैं कितने महान देश की बेटी हूँ। आप देखिए कोई भी नॉर्मल इंसान अगर होता तो वो ये कहता कि मैंने कितना हार्ड वर्क किया है और मैं यहाँ पर पहुंची हूँ, लेकिन उन्होंने सारा क्रेडिट भारतीय होने को दिया। उन्होंने बोला कि मुझे बहुत प्राउड फील हुआ जब मैं वहां पर पहुंच गई। और उनको तो माय डियर फ्रेंड्स हुआ ही, लेकिन उन्होंने पूरे देश को प्राउड फील करवा दिया, हर इंडियन को प्राउड फील करवा दिया, पूरा सारे इंडियन और आज भी प्राउड फील करते हैं संतोष यादव के बारे में। संतोश यादव क्लाइंब माउंट एवरेस्ट ट्वाइस इन वेरी नेक्स्ट कंजिक्यूटिव ईयर। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि मैं अभी लगातार आपको बता रहा हूं, संतोष यादव संतोष नहीं होती थी, वो आगे बढ़ती ही रहती थी। जैसे आपने देखा गांव की एजुकेशन ली तो संतोष नहीं हुई, दिल्ली में एजुकेशन लेनी है, दिल्ली की एजुकेशन पूरी हुई, संतोष नहीं हुई, मुझे जयपुर में एजुकेशन लेनी है, फिर जयपुर में एजुकेशन लेते लेते पता चला मुझे माउंटेनियर बनना है, तो माउंटेनियर के लिए ट्रेनिंग ली, वहां से संतोष नहीं हुआ कि नहीं मुझे सबसे बड़े ट्रेनिंग सेंटर से लेना है, वहां पहुंच गई उत्तरकाशी में और वो सक्सेसफुल भी रही। अब वो पूरे वर्ल्ड के टॉप पर पहुंचने के बाद भी अब वो संतुष्ट नहीं थी। And within the next year, she had joined a group of Indo-Nepalese mountaineering women. अगले ही साल, एक साल के बाद में उन्होंने दूसरा एक ग्रुप ज्वाइन किया नेपालीज माउंटेनियरिंग वुमेन का, एंड देन शी क्लाइम्ब द पीक सेकंड टाइम। और लगातार दूसरे साल भी वो माउंट एवरेस्ट चढ़ गई और उन्होंने फिर एक रिकॉर्ड अपने नाम लिख दिया कि लगातार 2 बार माउंट एवरेस्ट चढ़ने का जो नाम था वो संतोष यादव के नाम लिखा गया। संतोष मेड इंडिया प्राउड। इस तरह संतोष यादव ने अपने देश को प्राउड फील करवाया बाय गेटिंग हर नेम रिकॉर्डिंग इन द हिस्टोरिक रिकॉर्ड्स ऑफ माउंटेनियरिंग। द इंडियन गवर्नमेंट ऑनर्ड हर अचीवमेंट बाय गिविंग हर पद्मश्री अवार्ड। और इंडियन गवर्नमेंट ने उनको इस अचीवमेंट के लिए पद्मश्री अवार्ड से विभूषित किया, उनको सम्मानित किया पद्मश्री अवार्ड से। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपको पता होना चाहिए कि संतोष यादव को माउंट एवरेस्ट चढ़ने, लगातार 2 बार चढ़ने पर हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने उनको पद्मश्री अवार्ड दिया था। संतोष यादव was very concerned, helpful towards her fellow during expedition। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है माय डियर फ्रेंड्स, यहां से क्वेश्चन भी बनेगा। संतोष यादव, अब आप यहां पे देखेंगे संतोष यादव का एक दूसरा रूप। एक तो आपने अभी तक देखा कि संतोष यादव जो खुद ठान लेती हैं, जो सोच लेती हैं, जो उनको डिसाइड कर लेती हैं कि मुझे व्हाट आई हैव टू डू, तो उसको पूरा करने के लिए वो कितनी डिटरमिन हो जाती हैं और कितनी डिवोटेड हो जाती हैं। तो वो अपने लिए ये तो करती हैं, लेकिन उनका एक दूसरा रूप कि वो अपने साथियों के लिए कितनी ज्यादा हेल्पफुल और कितनी कंसर्न रहती हैं। Her companions on expedition found her to be concerned for others and willing to work as a team। उन्होंने देखा कि जब वो जाती थी वहां एक्सपेडिशन पे, तो उनके साथी देखते थे कि अपने साथियों के लिए संतोष यादव कितनी हमेशा हेल्पफुल रहती थी, हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। ड्यूरिंग 1992 एक्सपेडिशन टू एवरेस्ट, she tried to save a fellow climber but was unsuccessful। जब वो 1992 में एक्सपेडिशन पर जा रही थी
तो उस वक्त उन्होंने, उनके एक साथी थे जिनको उन्होंने बचाने की पूरी पूरी कोशिश करी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उसको बचा नहीं पाई। उनको काफ़ी सैड फील हुआ था, बहुत बुरा लगा था। वो हमेशा अपने साथियों की हेल्प करती थी, लेकिन उस वक्त उनका एक साथी को वो बचा नहीं पाई। पूरी कोशिश उन्होंने करी लेकिन नहीं बचा पाई। अगली नेक्स्ट, शी वॉज सक्सेसफुल इन सेविंग अनदर फेलो क्लाइंबर मोहन सिंह। लेकिन उनके एक दूसरे जो साथी थे मोहन सिंह, who fell short of oxygen while sharing her oxygen with him, जो मोहन सिंह को अपनी ऑक्सीजन कम पड़ गई थी, शॉर्ट हो गई थी, तो संतोष यादव ने अपनी ऑक्सीजन उनके साथ शेयर करके और मोहन सिंह की जान बचाई थी। माय डियर फ्रेंड्स, जब माउंटेनियर माउंट एवरेस्ट या कहीं हाइट पर जाते हैं तो उनको उनके जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, ऑक्सीजन बड़ी लिमिटेड उसमें होती है, तो उनको बोला जाता है कि आप किसी भी हालत में शेयर नहीं करें क्योंकि आपको कम पड़ जाएगा, तो फिर आपको कौन बचाने के लिए आएगा। इसलिए सब कुछ शेयर कर सकते हैं, ये आप शेयर नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी संतोष यादव ने बिना इसकी परवाह किए कि मुझे मेरी ऑक्सीजन कम पड़ेगी, उन्होंने मोहन सिंह को अपनी ऑक्सीजन शेयर की और उनकी जान बचाई। तो आप देख सकते हैं कि वो अपने साथियों के लिए भी कितनी हेल्पफुल होती थी, कितनी कंसर्न्ड होती थी। ये भी उनके एक रूप है संतोष यादव का। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा लास्ट वाला इस लेसन का, संतोष यादव प्रूव्ड हरसेल्फ टू बी ग्रेट एनवायरमेंटलिस्ट। एक अलग जो एक क्वालिटी जो हर एक सिटीजन के अंदर होनी चाहिए, वो संतोष यादव के अंदर थी, एक ग्रेट एनवायरमेंटलिस्ट की। As she believes in preserving the environment, she did her bit by bringing down 500 kg 500 किलो ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालयाज। माय डियर फ्रेंड्स, जब वो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ रही थी तो वहां पर उन्होंने देखा कि रास्ते में बहुत सारा गार्बेज है, कूड़ा कचरा है, प्लास्टिक का कचरा भी था, क्योंकि जो माउंटेनियर्स जब जाते हैं अपने साथ जो खाने पीने के पैकेट्स, बोतल्स ये जो होती है तो वो रास्ते में फेंकते चले जाते हैं, तो वो उस कचरा हो जाता है। अब वहां पर इतने हाइट पर जब वो कचरा होता है तो वो सारा इकट्ठा हो करके बारिश के टाइम में या बह बह करके नीचे आ जाता है, नदियों में इनमें पहुंचता है और वो एनवायरनमेंट को काफ़ी पोल्यूट करता है। तो जब संतोष यादव ने ये सारी चीज़ें देखी तो उनको काफ़ी फील हुआ, बुरा फील हुआ, और उन्होंने आते वक्त 500 केजी 500 किलो 500 माय डियर फ्रेंड्स 500 केजी को वो ऊपर से कलेक्ट करती हुई नीचे लाई थी। तो अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि संतोष यादव कितनी ग्रेट एनवायरमेंटलिस्ट थी। वो एक बहुत अच्छी अपने साथियों के लिए बहुत हेल्पफुल थी, कंसर्न रखती थी, और वो हमेशा अपनी जो डिसीजन, अपना जो भी होता था कि मुझे क्या करना है फ्यूचर के अंदर, वो जो वो सोच लेती थी उसको पूरा करने के लिए कितनी डिटरमिनेट रहती थी। माय डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, आपने देखा इसी के साथ ये लेसन की स्टोरी एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। आपने देखा कि संतोष यादव जो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई में टॉप पर पहुंची है, तो चैप्टर का नाम है रीच फॉर द टॉप, कि टॉप पर पहुंचते तो हैं लेकिन पहुंचना के लिए कोई इंसान स्पेशल अलग से ऊपर से नहीं आते। हम में से ही कुछ लोग होते हैं जो टॉप पर पहुंचते हैं, लेकिन टॉप पर पहुंचने के लिए किन चीजों की जरूरत पड़ती है, क्या क्या चाहिए, वो आपने देखा। संतोष यादव ने अपने शुरू से बचपन से कितना स्ट्रगल किया, अपने आप को एजुकेट करने के लिए कितना इनको संघर्ष करना पड़ा, कितने ट्रेडिशंस, रीति रिवाजों में बंधे हुए समाज में से वो बाहर निकली और अपने लिए उन्होंने जगह बनाई। जयपुर पहुंची, माउंटेनियर बनने का सोचा, वहां से वो उत्तरकाशी पहुंची, वहां स्ट्रगल किया उन्होंने। आपने देखा कि कितना हार्ड वर्क करना पड़ता है, कितने सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, कितनी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, तब जाकर के इंसान अपने रिस्पेक्टिव फील्ड में टॉप पर पहुंचता है। तो ये
एक बहुत ही मोटिवेटिंग लेसन है, स्टोरी है संतोष यादव की। माय डियर फ्रेंड्स, ये स्टोरी कोई इमेजिनरी स्टोरी नहीं है। जो इमेजिनरी स्टोरी जो राइटर उसमें बहुत सारी चीजें मसाला डाल करके, सस्पेंस डाल के, हॉरर डाल करके इंटरेस्टिंग बना देते हैं, ये वो स्टोरी नहीं है। ट्रूथफुल स्टोरी है, 100% ट्रूथ है, एक एक वर्ड इसका सच है, जो सच्चाई पर बेस है। इसलिए ये स्टोरी को पढ़ने के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि हर आप में से हर बच्चा जो भी अपने लाइफ में जो बनना चाहता है, जो आपने डिसाइड कर रखा है, उसमें किस तरह से आपको अपने कैरियर में टॉप पर पहुंचना है, और टॉप पर पहुंचने के लिए किस तरह से आपको किन किन चीज़ों की जरूरत होती है, कितने स्ट्रांग विल पावर होनी चाहिए, डिटर्मिनेशन स्ट्रांग होना चाहिए, मेंटल टफनेस आपके अंदर होनी चाहिए, और समटाइम्स यू हैव टू सैक्रिफाइस टू अचीव समथिंग बिग। तो ये भी आपको पता होना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। तो ये आप संतोष यादव के लेसन का एंड है। आई होप, मुझे उम्मीद है आप सबको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद में है कि इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नेक्स्ट अगली जो वीडियो है उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। आपको पता है कि जो 9th क्लास होती है माय डियर फ्रेंड्स, वो 10th क्लास की प्रिपरेशन के लिए होती है। तो 10th क्लास में जिस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं, उस तरह के क्वेश्चंस भी कई बार 9th क्लास में दे दिए जाते हैं। टीचर्स उसी तरह के क्वेश्चंस बनाते हैं। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, वो सारे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो मैं आपको अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। इसी के साथ में मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और लास्ट में आप सबसे एक रिक्वेस्ट भी करता हूं कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा अगला वीडियो बनाने के लिए। आपको भी बेनिफिट होगा कि आपको पता चलता रहेगा कि नेक्स्ट वीडियो कब आ रहा है। जब जब नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आपको पता चलता रहेगा। इसलिए ऑल ऑफ यू आर requested to subscribe this channel and like also. Thank you very much. Thank you, thank you, thank you, thank you very much. Thank you all.